नमस्कार। आज दिल्ली एनसीआर से एक दिल दहलाने वाली खबर आई जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई। एक बेटी को दहेज के नाम पर जलाकर मार डाला गया। ससुराल में बेटी पर बहुत जुल्म हुआ। छोटी सी उम्र में उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। जिसने भी जलती हुई लड़की का वीडियो देखा उसके आंसू निकल आए। जिसने भी मारपीट करते हुए पति की तस्वीरें देखी उसका खून खौल गया। जिसने भी लड़की के मासूम बेटे को ये कहते सुना कि पापा ने मम्मी को थप्पड़ मारे, फिर उनके ऊपर कुछ डाला और जेब से लाइटर निकालकर आग लगा दी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए बेटी को मारा, पीटा और फिर जलाकर मार डाला। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। लड़की के पति, जेठ, सास, ससुर सबको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यह सिर्फ दहेज का एक मामला नहीं है। यह सिर्फ एक बेकसूर बेटी की हत्या का केस नहीं है। यह हमारे समाज पर काला कलंक है। यह वो आग है जिसकी गर्मी पूरा देश महसूस कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का परिवार गरीब नहीं है, अनपढ़ नहीं है। ससुराल के लोग भी आर्थिक तौर पर मजबूत हैं। समाज में उनकी प्रतिष्ठा है। लड़की की बहन की शादी भी इसी घर में हुई थी। दोनों के लिए मां बाप ने अच्छा खासा दहेज दिया था। दोनों बहनों के साथ इससे पहले भी दहेज के लिए कई बार मारपीट की गई थी। नाते रिश्तेदारों ने इसकी शिकायत पंचायत में की थी। बेटी घर आ गई थी। पंचायत ने, समाज ने माता पिता पर प्रेशर डालकर बेटी को ससुराल भेज दिया और दावा किया कि पंचायत के बाद सब ठीक हो जाएगा, बेटी का घर नहीं टूटना चाहिए। लेकिन आज बेटी की जिंदगी की डोर ही टूट गई। इस दर्द भरी दास्तान में हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है, इसे ध्यान से सुनना चाहिए। ग्रेटर नोएडा में जिस बेटी की मौत हुई उसका नाम है निक्की। निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन की शादी 2016 में ग्रेटर नोएडा में दो सगे भाइयों विपिन भाटी और रोहित भाटी से हुई। आरोप यह कि ससुराल में दोनों बहनों के साथ शादी के बाद से ही ज्यादती शुरू हो गई। दहेज की मांग बार बार की जाने लगी। दहेज के लिए लड़कियों से मारपीट होने लगी। इसी साल लड़कियों के पिता बेटियों को ससुराल से वापस ले आए क्योंकि बेटियों को बुरी तरह मारा पीटा गया था। इसके बाद पंचायत बैठी। नाते रिश्तेदारों ने दोनों पक्षों को समझाया। ससुराल वालों को हिदायत दी गई तो पिता ने बेटियों को वापस ससुराल भेज दिया और आज उन्हें लगता है यह सबसे बड़ी गलती हो गई। निक्की के पिता भिखारी सिंह ने कहा कि उन्होंने बेटियों की शादी में अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज दिया, गहने दिए, स्कॉर्पियो गाड़ी दी। फिर बेटी ने बच्चों को जन्म दिया तो एक मोटरबाइक गिफ्ट की। निक्की के पिता ने कहा इसके बाद भी ससुराल वालों का दिल नहीं भरा। लालच बढ़ता गया। 35 लाख रुपए मांगे या फिर मर्सिडीज की मांग की गई। यह मांग पूरी नहीं हुई तो बेटियों के साथ रोज रोज मारपीट होने लगी। निक्की के पिता ने कहा कि अगर उन्होंने पंचायत का फैसला न माना होता, बेटियों को ससुराल वापस न भेजा होता तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। नहीं, ये तो अभी 1 साल से ही हुई है। जो सामाजिक तौर होता हमारा, बेटिन के साथ मारपीट की गई। हमने बेटिन को फरवरी में मंगा लिया जब इन्होंने ज्यादा किया हल्ला। दोनों बेटी को बेटा जाकर ले आया। हमने कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं। बेटा चुप गया, चुप बैठा कर ले आया लड़किन को। फिर 1-1.5 महीने बाद हमारी समाज बैठती है। जब समाज बैठी तो समाज ने कहा भाई बेटी तो हो ही जानी है, बेटी उनकी है। मैंने कि जी मैं कब रोक रहा हूँ, पर इनका सुधार तो होना चाहिए। ये रात को 12-12 बजे आ रहे हैं, 4-4 बजे आ रहे हैं। इनका सुधार करे, ये लड़का माफी मांगे तो मैं भेज दूंगा। फिर वो लड़के ने माफी मांग ली। बाप ने, चाचा उन्हें कही जी हम जिम्मेवारी लेते हैं, आप भेज दो। हमने बिटिया भेज दी। जो सामाजिक तौर से होता है काम वो हमने सामाजिक तौर से कर दिया। निक्की के पिता का दावा है कि उनका दामाद विपिन बेरोजगार था, कोई काम नहीं करता था, कमाई नहीं थी। इसलिए बेटियों ने घर में ही ब्यूटी पार्लर खोला और इसके लिए भी उन्होंने 1.5 लाख रुपए अपनी बेटियों को दिए। लेकिन ब्यूटी पार्लर से जो कमाई होती थी वो ससुराल वाले छीन लेते थे।
बिटिया अपना काम चला रही। पार्लर मैंने खुलवाया 1.5 लाख रुपए दे के, पार्लर 1.5 लाख रुपए दे के खुलवाया। वो अपना काम, अपना खर्चा, अपने बच्चे की पढ़ाई सब कुछ कर रही थी। फिर पार्लर में से झपटन लगे, आप उन्हें पार्लर का रिन्यूअल काट रहे हैं, आप ही लोग बंद करवा रहे हैं उसको, रोजगार को, बिटियान का। तो बिटियान की हद पार हो चुकी जी बिल्कुल। जो पार्लर की आपने बात बताई वो भी आपने ही खुलवाया था। लड़का क्या काम करता था? जो विपिन है वो क्या करता था? लड़का हवाईवाद था, कुछ नहीं करता था, कोई काम नहीं। आता 8 बजे आना, 10 बजे आना, 12 बजे आना, 4 बजे आना, कोई टाइम था ना। निक्की की मौत के बाद जो वीडियो सामने आए वो परेशान करने वाला है। निक्की की बड़ी बहन कंचन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें निक्की को उसका पति विपिन पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में निक्की की सास भी दिखाई दे रही है। निक्की की मां संजू देवी ने कहा कि बेटियों की शादी को 9 साल हो गए हैं, लेकिन पिछले 2 साल से ससुराल वालों की ज्यादती बढ़ गई थी। बार बार पैसे और गाड़ी की मांग की जा रही थी, लेकिन उन्होंने हर बार बेटियों को समझाया कि अब ससुराल ही उनका घर है, परिवार के लिए थोड़े बहुत समझौते करने ही पड़ते हैं, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। निक्की की मां ने कहा कि जिस तरह उनकी बेटी को जलाकर मारा गया, उसी तरह जब हत्यारों को जलाया जाएगा तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। परेशान तो उनको 2 साल पीछे से ही करने लग गए थे। उन्होंने बोला, मैंने इनके पापा जी से बोला, बेटा ऐसे ऐसे बात है मम्मी जी। मैंने कि चलो मैं आपके पापा जी से बोलूँगी। इनसे बोला, संजू कोई नहीं, सामाजिक है, बोलेंगे ऐसा ना होता है, बच्चे संभालते हैं घर को, ये तो झगड़े घर में छोटे मोटे चलते ही रहते हैं। 1-2 बार ऐसे गए समझा के आए, उनके हाथ जोड़ के आए, समधी समधन के भी, हमारे बच्चे इन पर गलती है या ना, हम उनकी तरफ से हम भी क्षमा मांग रहे हैं। कुछ दिन तक ऐसा चला। 11 फरवरी को इनके साथ बहुत बदसलूकी की गई है। सास ने ऐसे कौली भर के उसके बाल खींच रही है, उधर से वो जो छोटा वाला है उसे भी पीट रहा है। दोनों ने वो पीटी है लड़की। कब की बात कर रहे हैं? 11 फरवरी की थी। अच्छा। जब पहले उसके साथ मार पिटाई ज़्यादा की थी। बड़ी बिटिया भी पीटी थी, बड़ी बिटिया नीचे पीट गए, वो ऊपर। बड़ी बिटिया उसे छुटाना आई तो बड़ी बिटिया को पीटने लगे। वो तो थोड़ी सी उसने वीडियो बनाई थी, प्रूफ बोलते थे कि झूठ बोलती हैं, हर वक्त बोलते थे झूठ बोलती हैं। उनके भाई ने उन्हें फ़ोन दिया कि झूठ बोलती है, आप इसमें रिकॉर्डिंग करो, कौन आपके साथ बदतमीजी करेगा। ऐसा ही सब कुछ चलता रहा। अभी उस दिन, उसमें जिस दिन जन्माष्टमी थी उससे पहले उसने फ़ोन किया था, 16 उसकी थी अगस्त की जन्माष्टमी। मम्मी हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं चलो मैं आपके पापा जी से बोलती, इनसे बोला मैं कि ये वो बात है। कह रहे चलो मैं जाता हूँ बिटियान के पास। ये गए थे 17 अगस्त को। ये बोल का उन्होंने 4 लोग बैठा रखे, बोले कि तुम ज़्यादा ऐसा मत बोलना कुछ भी। अब उन्होंने वहाँ बोला, ये हाथ जोड़ कर जब भी बड़ी बिटिया छोटी बिटिया को समझा के, बेटा कोई बात नहीं, हम हैं, आप क्या चाहिए, अपने आराम से गुजर करो, सब कुछ हम करेंगे आपका। बस सब तो ये कहना चाहेंगे, उसकी मम्मी है भी, और उस छोटे लड़का तो जला के ही मारना है। प्रशासन करेगी तो ठीक है, नहीं हम सब एक गैल हैं। अब जैसा हमारी बिटिया गई है हमें करना है वो। और वो जो बड़ा लड़का है उसका पिता है, उनके लिए कड़ी से कड़ी उम्र कैद की सजा चाहिए। ये बेटी लिखाड़ी जाती है इसलिए न जाती। अब उनका तुम गला दबा दोगे, उनको जिंदा जला दोगे, अपनी छाती पे हाथ धर के देखो, उनकी भी बिटिया, उनकी बिटिया को जला के मार के देखो तो अपने जी पे क्या बीतेगी। तभी तो मालूम होता ना कि अपनी बिटिया के साथ कुछ होगा। मां का दर्द, आक्रोश समझा जा सकता है। निक्की के परिवार वालों का आरोप है कि ससुराल वाले मर्सिडीज की मांग कर रहे थे। असल में निक्की के पिता प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कैब चलवाते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने मर्सिडीज खरीदी थी। कंचन और निक्की इस नई गाड़ी के साथ कुछ रील्स बनाने के लिए आई थी। रील्स देखने के बाद निक्की के ससुराल वालों ने मर्सिडीज की मांग शुरू कर दी। आरोप है कि मर्सिडीज की मांग पूरी नहीं हुई, इसीलिए ससुराल वालों ने निक्की को जलाकर मार डाला। जब भी निक्की अपनी बहन कंचन के साथ अपने घर पर आती थी, पीहर आती थी दादरी के गांव में, तो ये जो मर्सिडीज़ गाड़ी है जो इन्होंने हाल में ही परिवार ने खरीदी थी, इनके साथ रील्स बनाती थी। और ये आरोप है कि दोनों भाई, विपिन और उसका बड़ा भाई जो है, वो दोनों इस गाड़ी पर उनकी नज़र थी और वो दोनों बहनों पर ये दबाव डालते थे कि तुम रील्स बनाती हो जिस गाड़ी के साथ, वो गाड़ी भी हमको चाहिए। और इस मर्सिडीज़ गाड़ी पर लगातार नज़र रखे हुए थे वो और दबाव बनाते थे कि अपने परिवार से बोल के ये मर्सिडीज़ गाड़ी भी उनको दे दी जाए।
परिवार का ये कहना है कि कई बार जब विपिन यहाँ पर आता था तो इस गाड़ी को वो चलाता भी था, लेकिन बाद में इस गाड़ी को लेकर भी उनका काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होने लग गया था। इस गाड़ी की मांग जो है वो लगातार की जा रही थी कि ये गाड़ी भी जो निक्की के परिवार के लोग हैं वो विपिन और उसके भाई को दे दें, और ये भी एक वजह बताई जा रही है इस पूरे हत्याकांड के पीछे। हालांकि कुछ लोग का कहना है कि निक्की और कंचन ब्यूटी पार्लर चलाती थी, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थी, रील्स बनाती थी, इंस्टा पर अपलोड करती थी। ये बात ससुराल वालों को पसंद नहीं थी, इसलिए भी घर में झगड़े होते थे। पता चला कि इंस्टाग्राम पर निक्की और कंचन दोनों ने अकाउंट बनाया हुआ था। निक्की का अकाउंट प्राइवेट था, जबकि कंचन ने ब्यूटी पार्लर के नाम पर अपना अकाउंट पब्लिक किया हुआ था। उसके 55,000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं। दोनों बहनें रेगुलर रील बनाती थी, कभी ब्यूटी पार्लर में तो कभी गाड़ियों के साथ। रोहित और विपिन भाटी इस बात को पसंद नहीं करते थे कि उनकी वाइफ रील बनाए और पोस्ट करे। इस बात को लेकर कई बार घर में झगड़ा हुआ। निक्की की मौत के बाद भी बड़ी बहन कंचन ने इंस्टाग्राम पर कई रील्स अपलोड की हैं। एक रील में निक्की का बेटा कह रहा है कि पापा ने मम्मी को चला दिया। डाला था, फिर उनको चाचा मारा था, फिर लाइटर से आग लगाती गई। आप वहीं थे है ना? एक तेरी मम्मा नीचे भगी। ये हम जलती हुई की वीडियो है, ऊपर से ये जलती हुई उतरी है ऊपर से, और रास्ते में मारी है इन्होंने हमारी बेटी, उसमें जिंदा थी, मुझे बहुत अच्छे से पता है। निक्की के परिवार की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसमें निक्की के पति विपिन, जेठ रोहित के अलावा उसके सास ससुर को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने चारों को अरेस्ट कर लिया है। कोर्ट ने इन सभी को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस इस केस की हर एंगल से जांच कर रही है, सबूत इकट्ठे कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। इसी दौरान निक्की के ससुराल वालों ने अपनी तरफ से पक्ष में कुछ लोगों को सामने किया। विपिन के गांव वालों और पड़ोसियों ने कहा कि रील्स बनाने को लेकर घर में झगड़ा होता था। गांव वालों ने कहा जब दोनों बहनों ने ब्यूटी पार्लर खोला था तो विपिन और उसके परिवार ने सपोर्ट किया था, लेकिन जब कंचन और निक्की रील बनाने लगी तो विवाद शुरू हो गया। ससुराल वालों ने बहुओं ब्यूटी पार्लर को बंद करने को कहा, बात नहीं सुनी गई, इसलिए बात और बढ़ गई। पड़ोसियों का दावा है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त विपिन नीचे दुकान में था, बच्चे उसी के साथ थे, लेकिन बाद में निक्की के परिवार वालों ने पुलिस थाने में बच्चों से विपिन के खिलाफ बयान दिलवाया। हमारा कहना जी ये है, देखो जो वीडियो पहले वायरल हुई थी वो आज से 6-7 महीनों पहले की, 11 फरवरी की, वो मारपीट वाली। ये मारपीट की जो घटना हुई थी ये पार्लर को लेके हुई थी। पार्लर के लिए बोला इन्होंने, सब पार्लर के सामान भी और वैसे भी लाना ले जाना सब विपिन ही करता था, ठीक है जी। और इन्होंने कहा कि अब पार्लर आप बंद कर दो, ये नहीं माने, तो पार्लर के ऊपर लड़ाई हुई थी। इन्होंने वीडियो बना ली, वीडियो में पूरी वीडियो नहीं डाली थी, शुरू की शॉर्ट क्लिप डाल दी थी, और जो लास्ट की है जिसमें माताजी छुटा रही हैं उसमें बोल रहे हैं कि माताजी मार रही हैं, वो मार नहीं रही थी, वो छुटा रही थी। लास्ट में वो उन्होंने जो लास्ट में जो क्लिप थी उन्होंने अपने बेटे को ही मारा है, और बाबा सतबीर जो है वो भी विपिन को मार रहे थे, अपने ही लड़के को मार रहे थे, या नहीं निक्की या कंचन को मार रहे थे। वो ये मामले का ये कहना है जी, अपना आप खुद ने उसने आग लगाई है, खुद ने अपना हत्या करी है उसने। हाँ, विपिन का कोई मैटर नहीं है। सीसीटीवी कैमरा में आ रहा है वो विपिन नीचे, उसमें सब कुछ दिख रहा है सफा सफा, टाइमिंग भी है उसमें, जो भी है कैमरा में रिकॉर्ड है सारी बात। हम ये नहीं कह रहे कि हम ही सच बोल रहे हैं, ये तो कैमरा बता देगा, सीसीटीवी कैमरा बता देगा ये तो। जो छोटे बच्चे से बयान लिया गया था वहाँ थाने में, वो सीसीटीवी कैमरे में आ रहा है, वो विपिन के साथ नीचे ही खड़ा है उस टाइम, जिस टाइम ये दुर्घटना घटी है। ऊपर नीचे विपिन दुकान के बाहर खड़ा है, आवाज सुन के वो ऊपर भागा है। ऊपर भाग के फिर उसने अपने चाचा के लड़के को बुलाया है। विपिन ने गाड़ी लगाई है गली में हॉस्पिटल जाने के लिए, वो होपलेस हो गया। फिर उसके चाचा के लड़के ने उसे बाहर निकाला उतार के, वो गाड़ी वो चला के ले गया है। फिर जो पूरे वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? वो सब देखो जी एडिटिंग है, कट के वीडियो डाल रखी है, पूरी वीडियो आपने भी देखी हुई कोई नहीं है। चूंकि लड़की के परिवार वालों ने दहेज हत्या का केस दर्ज करवाया है, गांव वाले इस दावे को भी गलत बता रहे हैं, इसलिए पुलिस फिलहाल साफ साफ कुछ नहीं कहना चाहती, मामले की जांच कर रही है। नोएडा के एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने कहा कि अभी
एफआईआर के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी चीजें इंक्वायरी के बाद साफ हो जाएंगी। सभी 4 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। पहले पति की गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद सास ससुर और जेठ की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। लगभग कितने लोगों के नाम जब मुकदमा दर्ज हुआ है? 4 लोगों के नाम खिलाफ जो है नामजद मुकदमा दर्ज था और सभी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो लगातार वो सीसीटीवी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि वो वहाँ मौजूद नहीं था। देखिए, ये अभी सोशल मीडिया पे ही चल रहा है। हमें इस तरह का फैक्ट्स अभी प्राप्त नहीं हुआ पुलिस को। जब भी प्राप्त होगा, इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है, उसमें जो भी साक्ष्य और तथ्य आएंगे उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सवाल यह नहीं कि यह मामला सिर्फ दहेज का है या रील्स बनाने को लेकर भी झगड़ा हुआ। कड़वा सच तो यह है कि एक बेटी पर जुल्म हुआ, उसे या तो जलाकर मार डाला गया या जलने के लिए मजबूर कर दिया गया। अगर दहेज को लेकर एक भी बेटी प्रताड़ित होती है तो यह एक अभिशाप है, क्योंकि दहेज को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास हुए हैं। सख्त कानून बना, धर्म गुरु ने उपदेश दिए, नेताओं ने लोगों को समझाया, समाज सुधारकों ने अभियान चलाए, पर जाहिर है कि नासूर ठीक नहीं हुआ। यह जख्म आज भी गहरा है। एक दर्दनाक सच यह भी है कि ऐसे सारे मामले सामने नहीं आते। कई बार परिवार दबा देता है, कभी समाज इस पर पर्दा डाल देता है, कभी बेटी की इज्जत का हवाला दिया जाता है, तो कभी जाति की प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता है। नोएडा के केस में यही हुआ। पंचायत ने पर्दा डाला। और एक बात यह भी कि दहेज के नाम पर 498A का जो कानून बना था उसका भी जमकर मिसयूज हुआ। हालत यह हो गई कि जुडिशरी को ऐसे मामलों में शिकायत करने वालों पर से विश्वास उठ गया। नोएडा की बेटी के केस में जांच करते समय इन सारी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर किसी का मजाक उड़ाने की परमिशन नहीं दी जा सकती। कॉमेडी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में दिव्यांगों और गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों का मजाक बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स समय रैना, विपुल गोयल, बलराज खई, सोनाली ठक्कर और निशांत तंवर को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। कहा, आप लोग कॉमेडी का कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं, इससे पैसा कमाते हैं, तो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ नहीं ले सकते। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने समय रैना समेत सारे आरोपियों से कहा, इन हरकतों के लिए सबको पब्लिक माफी मांगनी होगी और इस करतूत के लिए इन सब पर जुर्माना भी लगेगा। कोर्ट ने कहा, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप दिव्यांगों का मजाक उड़ाने की अनदेखी की गई तो कल बच्चों और बुजुर्गों या फिर समाज के किसी और कमजोर तबके के साथ ऐसा हो सकता है। असल में समय रैना और बाकी के कॉमेडियंस ने अपने शो इंडियाज गॉट टैलेंट में स्पाइनल मैस्कुलर एस्ट्रोफी के शिकार एक बच्चे का मजाक उड़ाया था। बच्चे के पेरेंट्स बच्चे के इलाज के लिए फंड इकट्ठा कर रहे थे। बच्चे के इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए की जरूरत थी। पेरेंट्स लोगों से मदद की अपील कर रहे थे, लेकिन अपने शो में समय रैना ने कहा कि बच्चे के पेरेंट्स को अगर 16 करोड़ मिल भी जाएं तो क्या वो इलाज कराएंगे? हो सकता है कि बच्चे की मौत हो जाए। शो में ऐसा कहते हुए रैना और दूसरे कॉमेडियंस ने इस बीमारी का मजाक उड़ाया। शो में मौजूद दर्शकों ने भी ठाके लगाए। कॉमेडी शो में की गई इस हरकत के खिलाफ समय रैना, विपुल गोयल, बलराज खई, सोनाली ठक्कर और निशांत तंवर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कॉमेडियंस की करतूत पर सख्त नाराजगी दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए किसी का मजाक उड़ाने को बोलने की आजादी बिल्कुल नहीं माना जा सकता। बोलने की आजादी के नाम पर किसी कमजोर तबके का अपमान नहीं किया जा सकता। इसके लिए सभी कॉमेडियंस अपने शो में माफी मांगे और उसका वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो दिव्यांगों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का अपमान करने, उनका मजाक उड़ाने वालों पर रोक लगाने के लिए गाइडलाइंस बनाएं। यूट्यूबर से जुड़े इस मामले में कोर्ट ने सरकार से गाइडलाइंस बनाने को कहा है। यह गाइडलाइंस बनाने के लिए न्यूज ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी
एनबीएसए से कंसल्ट करने के लिए कहा गया है। एनबीएसए वो इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके रूल्स न्यूज चैनल्स पर लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अर्जुन सीकरी इसके हेड हैं। कोर्ट ने आज कहा कि यूट्यूबर्स के लिए जो गाइडलाइंस बने वो सिर्फ एक इंसिडेंट का नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ये गाइडलाइंस इतनी प्रभावी हो कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों को हैंडल कर सकें। अब चलते हैं राजनीति के मैदान में। अब आज अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी जेल से सरकार चलाने की परमिशन नहीं दी जा सकती। कुछ लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की, इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार को संविधान संशोधन बिल लाने की जरूरत पड़ी। असल में संविधान में संशोधन करके सरकार ऐसा कानून बनाना चाहती है जिसमें यह प्रोविजन होगा कि प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या फिर कोई मिनिस्टर, अगर कोई 30 दिन जेल में रहा तो उसकी कुर्सी खुद ब खुद चली जाएगी। हालांकि इस बिल को फिलहाल जेपीसी में भेजा गया है, लेकिन इस बिल के खिलाफ ज्यादातर विरोधी दल एकजुट हैं। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव ने तो ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी इस बिल पर बनने वाली जेपीसी में शामिल नहीं होगी। इस पर न्यूज एजेंसी एएनआई को एक दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के रवैये से साफ है कि वो करप्शन करने वालों के साथ हैं। करप्ट लोगों को बचाने के लिए इस बिल का विरोध हो रहा है। अमित शाह ने कहा विपक्ष ये ना समझे कि उसके मेंबर्स जेपीसी में शामिल नहीं होंगे तो बिल पर चर्चा नहीं होगी। अमित शाह ने कहा कि तय नियमों के मुताबिक जेपीसी का गठन होगा, क्योंकि विपक्ष के विरोध से देश का काम तो नहीं रुक सकता, पार्लियामेंट में चर्चा बंद तो नहीं हो सकती। ऑपोजिशन जो कह रहे हैं, जैसे टीएमसी जो फोर फ्रंट पे है ऑपोजिशन में, इसमें इस मामले में वो कह रहे हैं कि वो जेपीसी का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, वो बॉयकॉट कर देंगे। फिर क्या होगा? नहीं, क्या होगा तो हम क्या कर सकते हैं? तो फिर वो आप फिर कानून ले आएंगे। फिर तो उनको कौन ना बोल रहा है कि आप मत बनो, क्योंकि हम कह ही रहे हैं कि आप बनिए। आप अगर पार्लियामेंट चलाने के जो नियम बने हैं वो नियम को भी स्वीकार नहीं करोगे और आप कहोगे कि हमारी इच्छा है वही फाइनल हो, भले हम विपक्ष में हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार उनको मौका दे सकती है, अगर वो मौके का स्वीकार नहीं करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो रिसीविंग एंड पर हैं। फिर जेपीसी नहीं आता, अगर वो बहिष्कार करते हैं तब क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, जेपीसी अपना काम करेगी। तो कैसे काम करेगी अगर बहिष्कार कर रहे हैं? तो फिर तो पूरे ऑपोजिशन के बगैर तो मौजूदा लोग काम करेंगे। कल को आप अगर ऑपोजिशन अभी से लेकर 4 साल तक कोई काम में सहयोग नहीं होता है, देता है, तो देश नहीं चलेगा क्या? स्मिता जी, ऐसे नहीं चलता है। हम इतना ही कर सकते हैं कि उनको बोलने का मौका दे, उनको बात रखने का मौका दे। अगर वो अपनी बात रखना ही नहीं चाहते हैं, अगर बोलना ही नहीं चाहते हैं, तो देश की जनता भी तो देख रही है ना चीजों को। हालांकि विपक्षी दल इस बिल का जमकर विरोध कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को टारगेट करते हुए कहा, बहुत से नेता अपराधियों को अपनी पार्टी में शामिल करके मंत्री और मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उनके केस रफा दफा कर रहे हैं। इस बिल में ऐसे नेताओं के लिए क्या प्रावधान है? केजरीवाल ने कहा उनको तो झूठे केस में जेल डाला गया, लेकिन जेल से भी उन्होंने बीजेपी से भी अच्छी सरकार चलाई। ओवैसी ने भी अमित शाह के दावों पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के कंट्रोल में हैं, गवर्नर भी केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। ऐसे में केंद्र सरकार जब चाहेगी किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करा लेगी, 2-4 मंत्रियों को गिरफ्तार कराकर विरोधी दलों की सरकार गिरा देगी। ओवैसी ने कहा इन सभी विवादों का एक हल है, अमित शाह कानून में एक धारा यह जोड़ दें कि गिरफ्तार नेता रूलिंग पार्टी में शामिल नहीं होगा। इसके बाद सरकार के इस कदम पर उठने वाले सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अपॉइंट एग्जीक्यूटिव करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, राइट? जब तक इनका इंडिपेंडेंटली अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ये सस्पिशन, ये क्वेश्चंस बराबर अराइज होंगे कि ये सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। हमने संविधान में ये कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी गाइडेड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आर्टिकल है संविधान में। ये प्रपोज बिल ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है। कैसा? ये तो क्लैश हो रहा है ना उस आर्टिकल से।
कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवा सकेगा? बताइए आप। अब यहां पर करना क्या है? गवर्नर आप सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। गवर्नर अगर के राज में सिर्फ 4 या 5 मिनिस्टर्स को आप अरेस्ट कर लीजिए, सरकार गिर गई। आप इन तमाम चीजों को इंडिपेंडेंट कर दीजिए जिसमें कोई सरकार का रोल नहीं रहेगा, उंगली नहीं उठेगी ना आप पे। अगर आप वाकई में मोरालिटी की बात कर रहे हैं तो जब मोरालिटी की बात कर रहे हैं तो ये भी कानून डाल दीजिए कि जिस किसी को पकड़ा जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्टी में शामिल नहीं होगा। डाल दीजिए आप, इसको क्यों नहीं डालते आप? हालांकि विपक्ष के कुछ नेताओं ने एक अलग तर्क दिया। मनोज झा ने कहा कि मोदी सरकार ने सिर्फ शिगुफा छोड़ा है। बीजेपी के नेता सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि सरकार ये बिल पास नहीं करा पाएगी क्योंकि एनडीए के सहयोगी ही इसके खिलाफ हैं। ये बिल अव्वल तो आप पास नहीं करवा पाएंगे, नहीं तो ये सर्वोच्च न्यायालय में 1 मिनट टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक नेचुरल जो स्पिरिट है लॉ का, उसके खिलाफ। अमित शाह जी न सिर्फ अपने बाहर के विपक्ष कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट, डीएमके, टीएमसी, सपा, बल्कि अपने अंदर भी जो उनसे कंपटीशन में चल रहे हैं लखनऊ वाले, उन तरह के तमाम लोगों को भी निपटाने की मंशा है इस कानून के तहत। ये आंतरिक विपक्ष और बाह्य विपक्ष दोनों को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता भी इस बिल के खिलाफ हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार जो बिल लाई है वो बीजेपी के लिए भस्मासुर साबित होगा। गहलोत ने कहा ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जब किसी केस में गिरफ्तारी पर नेताओं ने पद से इस्तीफा दिया है। अगर 1-2 ने नहीं दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? गहलोत ने पूछा, क्या 1-2 नेताओं के लिए अब संविधान बदला जाएगा? इनको पूछो भाई ऐसा स्थिति क्या बन गई देश के अंदर? कितने लोग थे जो जेल में गए और इस्तीफा नहीं दिया? कितने लोग थे? जयललिता जी थी, लालू यादव थे, झारखंड के मुख्यमंत्री थे, सबने इस्तीफे दिए। खाली केजरीवाल ही नहीं दिए। जो पार्टी के अध्यक्ष थे उनको डर होगा भाई कि मेरी पार्टी टूट जाएगी, नहीं दिया होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए ऐसा कानून लाओ जो कि मतलब सबको भय पैदा कर दे देश के अंदर। कई बार जमानत नहीं होती कोर्ट से और फिर आप उसको बस हटा दो। ये जो नई जो नकारात्मक सोच रखते हैं ना ये लोग, ये सोच इस पार्टी को और इस सरकार को ले डूबेगी, मैं कहना चाहता हूँ। शरद पवार के एनसीपी ने भी 130वें अमेंडमेंट बिल की जरूरत पर सवाल उठाए। सुप्रिया सुले ने कहा यह बिल तो दोषी साबित होने से पहले सजा देने की बात करता है। किसी मंत्री को हटाने का अधिकार तो मुख्यमंत्री का है, वो अधिकार भी ये बिल छीन लेता है, इसलिए यह बिल संविधान के खिलाफ है। आप देखिए, आज भी अगर आप देखें तो कायदा तो है ही ना, पीएमएलए का एक्ट है ही ना, और एक नया कायदे की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एंड डिटेंशन इस देश में, संविधान में, यू आर इनोसेंट टिल यू आर प्रूवन गिल्टी। यहाँ आपको गिल्टी भी नहीं है। आप कोई भी किसी को 30 दिन के लिए अगर डाल दे जेल में तो कैसा चलेगा? आप निकाल देंगे उस आदमी को। द राइट ऑफ रिमूविंग अ मिनिस्टर इज विद द चीफ मिनिस्टर। तो आप उसका भी अधिकार ले रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, बात करनी पड़ेगी, हम सब यूनानिमसली निर्णय लेंगे। हालांकि विपक्षी दलों के इस एतराज को अमित शाह ने सिरे से खारिज कर दिया। होम मिनिस्टर ने कहा कि आज कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही है, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। अमित शाह ने कहा अभी भी देश में ऐसा कानून है कि 2 साल की सजा होने पर मेंबरशिप चली जाती है, और अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए तो मेंबरशिप बहाल हो जाती है। इस नए बिल में भी यह प्रोविजन है, अगर किसी को जमानत मिल जाती है तो वो फिर से पद पर बैठ सकता है। आज भी भारत के जनप्रतिनिधित्व कानून जो है उसके अंदर प्रावधान है कि किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को 2 साल या इससे अधिक समय के लिए सजा होता है तो वो अपने स्थान से मुक्त हो जाएंगे सांसद के रूप में।
अब उस पर हाई कोर्ट की अपील बाकी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की अपील बाकी है। मगर एक मॉरल ग्राउंड तय करने के लिए कानून आजादी मिली तब से बना है। इस पर भी आर्ग्यूमेंट होता है कि भाई वो हाई कोर्ट से छूट जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट से छूट जाएंगे, क्योंकि अपील फाइनल नहीं हुई है। तो जैसे ही छूटते हैं उनकी सदस्यता रिवाइव हो जाती है। जब यूपीए की सरकार थी, श्री मनमोहन सिंह जी इनके प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव जी इनके मिनिस्टर थे। लालू प्रसाद जी को सजा हो गई। मनमोहन सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई कि 2 साल की सजा हो तो भी अपील का स्टेज बाकी है तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है। यही मॉरल ग्राउंड था जो आप कोट कर रही हो। तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए कि हम इसको बदल दे रहे हैं। ऑर्डिनेंस से बदलने का कैबिनेट ने प्रस्ताव भी किया। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे। आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल रहे हैं। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? अमित शाह की बात सही है कि कोई नेता जेल में बैठकर सरकार या मंत्रालय नहीं चला सकता। अगर ऐसा होता है तो लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा कम होता है। लोगों को लगता है कि नेता चाहे कुछ भी कर लें, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जेल में बैठकर सरकार चलाने का एक भी उदाहरण हो तो पूरी दुनिया में मुल्क की बदनामी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉब्लम कानून के मेरिट में नहीं है। विरोध करने वाले भी जानते हैं कि इस कानून में कुछ गलत नहीं है। प्रॉब्लम है सरकार और विपक्ष के बीच ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास का भाव। सरकार जो भी करती है उसे शक की निगाह से देखा जाता है। सरकार चाहे जितना अच्छा कानून ले आए, विरोधी दलों को उसमें साजिश की बू आती है। इसीलिए विपक्ष के लोग जेपीसी में भी इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। ममता बनर्जी इस बिल का जबरदस्त विरोध कर रही हैं और यह समझ में भी आता है। ममता के कई मंत्री करप्शन के केसेस में फंसे हुए हैं और जेल जाने के बाद भी ममता ने उन्हें लंबे वक्त तक मंत्री बनाए रखा। आज ही टीचर्स भर्ती घोटाले के केस में ईडी ने मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा के घर रेड की। मजे की बात है कि गेट पर ईडी की टीम को देखकर एमएलए साहब ने फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगा दी। घर के पीछे जंगल में भागने की कोशिश की, लेकिन जब ईडी के अफसरों ने पीछा किया, विधायक को पकड़ लिया, तो जीवन कृष्ण साहा ने अपने दोनों मोबाइल बरसाती नाले में फेंक दिए। लेकिन ईडी ने जीवन कृष्ण साहा को भी पकड़ लिया और उनके मोबाइल फोन भी नाले से बरामद कर लिए। आज ईडी ने साहा के घर और उनके करीबियों के ठिकानों पर भी छापे मारे। ईडी को शक है कि टीचर्स भर्ती घोटाले से जुड़े कई अहम सबूत और लेन देन के दस्तावेज साहा ने अपने करीबी रिश्तेदारों के पास छिपाए हुए थे। बरयान विधानसभा से विधायक जीवन कृष्ण साहा को टीचर भर्ती घोटाले में 2023 में भी गिरफ्तार किया गया था। 2024 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। और इंपॉर्टेंट बात है कि पिछली बार भी जब ईडी ने उनके घर पर छापा मारा था तो साहा ने अपने दोनों फोन फेंक दिए थे। आज भी उन्होंने दोनों फोन ड्रेनेज में फेंके। इसीलिए बीजेपी के नेताओं ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की हरकतों से साबित हो रहा है कि उन्होंने चोरी तो की है। देखिए, आम चोर जैसे भागते हैं ऐसे ही जीवन कृष्ण ने भागा। पिछले बार भी मोबाइल फेंक दिया था, इस बार भी मोबाइल फेंका। उनका आचरण से स्पष्ट होता है ये लोग चोर है। पहले जब जीवन कृष्ण ऐसा किया था, गिरफ्तार भी हुआ था, उस समय तृणमूल कांग्रेस को उचित था जीवन कृष्ण को पार्टी से निकाल देने का। लेकिन क्या है, कौन निकालेगा? तृणमूल कांग्रेस पार्टी के ऊपर से नीचे तक सारे चोर है, निकालेगा जो वो भी तो चोर है। इसीलिए चोर का प्रोत्साहन तृणमूल कांग्रेस में होता है। इसीलिए जीवन कृष्ण का माफिक ऐसा चोर तृणमूल कांग्रेस में जो पलायन करने का सोच के भी जो वाल से भागने का कोशिश कर रहा है, ऐसा नेता तृणमूल कांग्रेस में सारे हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने अपने विधायक का बचाव किया। कुणाल घोष ने कहा कि फोन फेंकने से कोई चोर साबित नहीं होता,
लेकिन पकड़े जाने के डर से बीजेपी में शामिल होना और केस रफा दफा होना चोरी का पक्का सबूत है। अगर एक मोबाइल फेंकने से ये भाजपा कहते हैं ये हरकत ये साबित करता है कुछ तो है, तो देन जिसका खिलाफ एलिगेशन था वो जब अचानक भाजपा में ज्वाइन करता है तो वो हरकत ये साबित करता है वो लोग गिल्टी है और भाजपा में प्रोटेक्शन लेने की वहां पर ज्वाइन करता है। तो उसका खिलाफ भाजपा कौन एक्शन लेता है? जिस आदमी को इन वेस्ट बंगाल, इन असम, इन महाराष्ट्र भाजपा ने अरेस्ट डिमांड करते थे, भाजपा ने कहते थे वो लोग ये करप्शन में है, तो भाजपा में शिफ्ट करने के बाद पूरा एलिगेशन चला गया, इन्वेस्टिगेशन चला गया। ये इंसिडेंट ये साबित करते हैं जो कुछ तो है। टीचर्स घोटाला एक गंभीर केस है। ममता बनर्जी के गले की फांस बन सकता है। एक तरफ वो टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनकी नौकरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चली गई, दूसरी तरफ टीचर्स घोटाले में पहले ममता के मंत्री पकड़े गए और अब विधायक का नंबर आया। अगले साल बंगाल में चुनाव होने हैं। बीजेपी करप्शन को बड़ा इशू बनाएगी और ममता के लिए जवाब देना आसान नहीं होगा। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर विवाद हो गया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी का कहना है कि हिंदुओं को देश के संविधान, सेक्युलरिज्म, समाजवाद और देश का इतिहास समझाने की जरूरत है, तभी मुसलमानों को लेकर उनकी नफरत कम होगी। हमारे हिंदू भाइयों को ज्यादा सेकुलरिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे पुरखों का इतिहास क्या है, अगर इस चीज को हम नहीं बताएंगे, खाली वैसी बात बोल दें तो जिसमें दे देना ताली, उसे क्या हो? बीजेपी के नेताओं ने अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान को हिंदुओं की इंसल्ट बताया। क्योंकि चुनाव करीब है, मामला उल्टा पड़ सकता था, इसलिए अब्दुल बारी ने तुरंत सफाई दी। उन्होंने कहा उनके बयान को बीजेपी ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। बीजेपी हिंदुओं को उन्मादी बना रही है। वो तो सिर्फ ये कहना चाहते थे कि हिंदू बीजेपी की साजिश से सावधान रहें। हमारे कहने का तात्पर्य यह था कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसका दायित्व इस वजह से कि वो बड़ा भाई है, वो उसकी बड़ी ताकत है समाज को एक करने में और देश को मजबूत बनाने में। ऐसे तो सबका है। तो हम उस दृष्टि से कहा कि जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको आजकल तो उन्मादी बनाने की एक संगठन और शक्ति के द्वारा की जा रही है। अब एक पार्टी ही ज्यादा नारा लगा रहा है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हम उस दृष्टि से उन पे कटाक्ष किया है, ना कि किसी धर्म और न किसी जाति पे किया है। लेकिन नीतीश सरकार में मंत्री संजय सरावगी ने कहा पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी ने हिंदुओं के बारे में गलत बात की, फिर माफी मांगने के बजाय उन्मादी कहकर पूरे हिंदू समाज का अपमान किया। सरावगी ने कहा हिंदू तो हमेशा से सहिष्णु रहा है, संविधान का पालन करता रहा है, इसलिए अब्दुल बारी सिद्दीकी को सहिष्णुता और सद्भाव का ज्ञान हिंदुओं के बजाय मुसलमानों को देना चाहिए। सिद्दीकी साहब जितना हिंदू को ज्ञान दे रहे थे उनको मुसलमानों को ज्ञान देना चाहिए, जबकि उन्होंने नहीं दिया। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन हिंदू सहिष्णु है। देश का विभाजन धर्म के आधार पर होने के बाद भी हम संविधान को मानते हैं, तभी ये लोग इतना नंगा नाच देश में कर रहे हैं। और मुसलमान पहले अपने धर्म को मानता है, शरिया कानून को मानता है, और उसके बाद वो संविधान को मानता है। और ये लोग हिंदू को
ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान देना चाहिए मुसलमानों को, गलती हो गई तो माफ़ी मांग लो, लेकिन माफ़ी नहीं मांग के फिर उपद्रवी बोल रहे हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहे हैं। इनको एक अपने धर्म के लोगों को प्रसन्न करना है, वोट बैंक की राजनीति करनी है, इसलिए खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वो लोग हिंदू समाज के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कमेंट किया। ओवैसी ने कहा कि पिछले चुनाव में मुसलमानों ने आरजेडी को पूरा सपोर्ट किया, इसके बाद भी अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव हार गए थे, इसलिए अब्दुल बारी सिद्दीकी को जाति और मजहब की बात करने के बजाय यह सोचना चाहिए कि पब्लिक उनके खिलाफ क्यों है। अब्दुल बारी साहब पिछला असेंबली चुनाव क्यों हार गए वो बता दिए ना, बिहार की जनता को बता दें। उनके खिलाफ जेडीयू का कोई यादव कैंडिडेट जीत गया था, वो क्यों हार गए, अब वो बता दें कि वो कौन उनसे दुश्मनी किया। अब ये देखिए चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई हम क्या, कोई ये हम पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, अपोनेंट को हराना है। अब ये जो अब्दुल बारी एक सीनियर सियासतदान है, अब वही आपके सवाल का बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। उन्होंने तो एक मर्तबा कह दिया था कि मैंने अपने बच्चे से कहा कि भारत को वापस मत आओ, कहा था ना उन्होंने। बिहार के चुनाव में लाइन साफ खिंची हुई है। आरजेडी मुसलमानों की हिमायत करती है, उसके नेताओं के बयान इसी को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं। बीजेपी हिंदुओं को संगठित रखना चाहती है, जातियों में बंटने से रोकना चाहती है, इसीलिए एक है तो सेफ है की बात करती है। दोनों पार्टियां अपने अपने सपोर्ट बेस का भरोसा जीतने में लगी हैं। प्रॉब्लम ओवैसी की है जो अपने आप को मुसलमानों का असली रहनुमा, असली खैरख्वाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको अहमदाबाद की तस्वीरें दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। कई किलोमीटर तक सड़क के दोनों तरफ बड़ी तादाद में लोग मोदी की एक झलक पाने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे थे। मोदी ने भी लोगों को निराश नहीं किया, गाड़ी से बाहर निकले, लोगों के अभिवादन को स्वीकार किया। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के खोडलधाम ग्राउंड पर पहुंचे, जहां उन्होंने 5,400 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास योजनाओं की शुरुआत की। इस जनसभा में मोदी ने अमेरिका के टैरिफ का जिक्र इशारों इशारों में किया। मोदी ने कहा कि टैरिफ के जरिए उन पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो भारत के किसानों और कारोबारियों के हितों के साथ समझौता कर लें, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। भारत किसी के प्रेशर में नहीं आएगा। मोदी ने कहा कि गुजरात की धरती 2 मोहनों की धरती है, एक सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण है और दूसरे चरखाधारी मोहनदास करमचंद गांधी। मोदी ने कहा आज उनकी सरकार इन दोनों मोहनों के दिखाए रास्ते पर चल रही है। जो गुजरात की ये धरती 2 मोहन की धरती है। एक सुदर्शन चक्रधारी मोहन यानी हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, और दूसरे चरखाधारी मोहन यानी साबरमती के संत पूज्य बापू। भारत आज इन दोनों के दिखाए रास्ते पर चलकर के निरंतर सशक्त होता जा रहा है। सुदर्शन चक्रधारी मोहन ने हमें सिखाया है कि देश की, समाज की रक्षा कैसे करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना के शौर्य और सुदर्शन चक्रधारी मोहन के भारत की इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गया है। चरखाधारी मोहन हमारे पूज्य बापू ने
भारत की समृद्धि का रास्ता स्वदेशी में बताया था। आज भारत ने आत्मनिर्भरता को विकसित भारत के निर्माण का आधार बना दिया है। मोदी का फोकस आत्मनिर्भरता पर है, स्वदेशी पर है। कल अहमदाबाद में इलेक्ट्रोड बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। स्वदेशी इलेक्ट्रोड की पहली खेप को विदेश रवाना करेंगे। इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में होता है। अब तक ये विदेश से इंपोर्ट किए जाते थे, लेकिन मोदी आत्मनिर्भर भारत के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और इलेक्ट्रोड्स की नई फैक्ट्री इस दिशा में एक बड़ा कदम है। अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। आज आपकी अदालत का जिक्र अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ। पंडित दिनेश शास्त्री ने आपकी अदालत में कहा था कि अगर अखिलेश यादव यजमान बनने को तैयार हैं तो वो उनके लिए बिना दक्षिणा लिए कथा सुनाने को तैयार हैं। वो माइक भी अपना लगाएंगे, साउंड सिस्टम भी अपना लगाएंगे और पंडाल भी लगाएंगे। इसका इंतजाम भी अखिलेश को नहीं करना पड़ेगा। इस पर आज अखिलेश यादव ने कहा, अगर आचार्य दिनेश शास्त्री लखनऊ आ जाएं, बिना दक्षिणा के कथा सुनाना चाहें तो उनके यजमान बनने को तैयार हैं। बागेश्वर वाले बाबा जब चाहें समाजवादी पार्टी के दफ्तर के हॉल में कथा सुना सकते हैं। तो ये हॉल तैयार है उनके लिए। ये हॉल फ्री में है, अवेलेबल। कल कव्वाली हुई है, कभी कथा होगी यहाँ पे। जब चाहे तब आ जाएं। देखिए, इस हॉल में जब चाहे तब आ जाएं। अगर आपसे संपर्क किया हो, आप तारीख बता देना, उसी दिन सब कुछ तैयार मिलेगा यहाँ पर। ये जितने भी लोग हैं जो अच्छी बात समाज में फैला सकते हैं, उन्हें फ्री करना चाहिए। समाज को अच्छी दिशा देने के लिए, समाज में अपना सही जो हमारे धर्म की जानकारी है वो देने के लिए, क्योंकि हमारा धर्म जोड़ता है, हमारा धर्म प्यार का है, एक दूसरे को करीब लाता है। सदियों से हमने एक दूसरे से सीखा है। ऐसे दुनिया में कहीं परंपराएं नहीं जो अपने आए, लेकिन हमारा धर्म भेदभाव नहीं सिखाता, हमारा धर्म दूसरा रास्ता नहीं दिखाता। जब आना चाहे आए, अच्छी बात कहने के लिए सब अलाउड है। इसी हॉल में, इसी जगह पर जब चाहे तब आ जाए, कोई भी साधु उसमें। अखिलेश की ये बात सही है, सनातन सबको जोड़ता है। असल में पिछले शनिवार को आचार्य दिनेश शास्त्री आपकी अदालत में मेरे मेहमान थे और शो के दौरान मैंने उनसे पूछा था कि अखिलेश यादव तो आरोप लगाते हैं कि पंडित दिनेश शास्त्री कथा सुनाने के लिए 50 लाख रुपए लेते हैं, गरीब आदमी उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इस सवाल के जवाब में दिनेश शास्त्री ने अखिलेश के लिए कहा था, अगर उनके मन में श्रद्धा हो, यजमान बनने को तैयार हो, तो दिन, तारीख, जगह तय कर लें, वो कथा सुनाएंगे और 1 रुपया भी नहीं लेंगे। मैं आपको आपकी अदालत में बाबा बागेश्वर के चैलेंज का वो हिस्सा सुनवाता हूं। अखिलेश यादव की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर आपको बागेश्वर बाबा की कथा करानी हो तो 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। गरीब आदमी तो हैसियत ही नहीं है उनसे कथा करवाने की। हम उनको निवेदन करना चाहेंगे आपकी अदालत के माध्यम से कि दक्षिणा हम लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर जितनी उन्होंने कही है उतनी अभी तक हमें मिली नहीं। उनसे हम कहेंगे कि उनकी श्रद्धा यदि जगे, हमारी कथा करवाएं। हम उनके गांव में जहां वो कहेंगे वहां आएंगे, टेंट भी अपना लाएंगे, साउंड भी अपना लाएंगे, यजमान उनको बनना पड़ेगा, 1 रुपया दक्षिणा नहीं लेंगे और कथा सुना करके जाएंगे। अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर को कथा कहने के लिए लखनऊ में बुलाया है, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में। ये बड़ी अच्छी बात है और बागेश्वर सरकार को कथा सुनाने के लिए वहां जाना भी चाहिए। दोनों के दोनों हाजिर जवाबी में बहुत तेज हैं। अखिलेश यादव अपनी बात बड़े मजेदार तरीके से कहते हैं और पंडित दिनेश शास्त्री भी बोलने में बहुत तेज हैं। इसीलिए यह मामला इतना इंटरेस्टिंग बन गया। मैं आपको यह भी बता दूं कि आपकी अदालत में बाबा बागेश्वर का शो जबरदस्त हिट हुआ है। पूरी दुनिया में से लोगों ने देखा है और कहा इस शो में ह्यूमर भी था, इमोशन भी, और सनातन की बात हुई और देशभक्ति का जिक्र भी आया।